ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और सऊदी अरब का फैसला तबलीगी जमात को लेकर जो हिदायतें दी गई हैं और आज वही जो फैसला है उनका वो पूरी दुनिया में क्या संदेश जो है वो कन्वे कर रहा है, खासकर मुस्लिम कंट्रीज के बीच में, मुसलमानों के बीच में। डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। आतंक का प्रवेश द्वार सऊदी अरब द्वारा कहा गया है तबलीगी जमात को, ये कहना सही या गलत? तो आप पर आपकी जो कॉल्स है उनका हम इंतजार रहेगा, लेकिन तब तक इस चर्चा को चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। और तबलीगी जमात को लेकर, क्योंकि आज आपकी भी राय हमने जाननी है, तबलीगी जमात को लेकर चलिए हम कुछ जानते हैं। कब ये एग्जिस्टेंस में आया और इसकी हिदायतें क्या हैं, इसके नियम क्या हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सऊदी अरब में 1936 से लेकर 1981 तक करीबन 45 साल तबलीगी जमात ने काम किया है। ये एक लंबा समय है और इस दौरान मक्का और मदीना समेत कई जगहों पर जमात के बड़े बड़े मरकज भी थे। और जमात से संस्थापक मौलाना इलियास कांधलवी ने सऊदी अरब के तत्कालीन बादशाह अल अजीज के पास तबलीगी का काम शुरू करने की इजाजत लेने के लिए 3 मौलानाओं को उस वक्त भेजा था। ये 3 मौलाना थे, मौलाना अब्दुल हसन अली नदवी, मौलाना उबैदुल्लाह और मौलाना सईद खान। इनकी अरबी में बातचीत और तबलीग के मकसद से बादशाह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। और इसके बाद सऊदी अरब में तबलीगी जमातों के आने जाने और उनके बानों का जो सिलसिला है वो पूरे 45 साल तक जो है वो चलता रहा। पाबंदी के बावजूद भी सऊदी अरब में 1981 में तबलीगी जमात की तमाम एक्टिविटीज पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी की कोई ठोस वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन पाबंदी थी और पाबंदी के बावजूद वहां पर बहुत ही गुपचुप तरीके से जमात का काम चलता रहा। फिर 1987 में सऊदी अरब ने जमात के सभी मरकजों को पूरी तरह से बंद कर दिए और जमात से जुड़े तमाम लोगों के देश छोड़ने का भी आदेश दे दिया। और उस समय मौलाना सईद खान जो तीसरे मौलाना थे, उन्होंने मदीना के क्योंकि मदीना के मरकज के अमीर थे और मरकज बंद होने पर मौलाना ने अपना सऊदी अरब का पासपोर्ट भी सरेंडर कर दिया। फिर मौलाना को पाकिस्तान ने नागरिकता की पेशकश की और मौलाना ने इसे कबूल भी कर लिया। और उसके बाद भी मौलाना सऊदी अरब जाते रहे, लेकिन उन्होंने वहां पर फिर कभी उस वक्त काम नहीं किया जिस तरीके से 45 साल तक उन्होंने काम किया था। फिलहाल दुनिया के इस वक्त 150 से ज्यादा देशों में तबलीगी जमात काफी एक्टिव है, भारत में भी है और लगभग सभी देशों में उसके मरकज जो हैं वो मौजूद हैं। अकेले अमेरिका में न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक 50 से ज्यादा मरकज हैं। शायद इससे ज्यादा भी हों या इससे कम भी हों, आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ग्रेट ब्रिटेन और तमाम यूरोपियन देशों से लेकर ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं, जब हम बात न्यूजीलैंड और जापान की भी बात करते हैं, तो वहां पर भी तबलीगी जमात के बड़े बड़े मरकज मौजूद हैं। तो हैरानी की बात यह है कि मुसलमानों का दुश्मन माने जाने वाले इजराइल में भी तबलीगी जमात का मरकज मौजूद है। इन सभी देशों में तबलीगी जमात बेरोक टोक काम करती है, आज भी कर रही है और इसकी गतिविधियों को लेकर कहीं किसी को कोई ऐतराज नहीं रहा है। दुनिया भर से जमात से जुड़े लोग भारत आते हैं और भारत के लोग जमात के काम से सऊदी अरब और पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में भी जाते हैं। तबलीगी जमात मुसलमानों को कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर जोर देती है। तबलीगी जमात के मुताबिक सबसे बड़ी जिहाद जो है वो खुद के भीतर मौजूद सभी बुराइयों के खिलाफ लड़ने की कोशिश और समाज में प्रकट होने वाले बुराइयों के खिलाफ लड़ने की एक कोशिश है। और साथ ही जो नस्लीय भेदभाव है उसके खिलाफ भी उनका लड़ना एक मकसद है। औरतों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश करने को दूसरे नंबर पर रखा गया है। और तबलीगी जमात ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। यही वजह है कि आज ये जो फैसला सऊदी अरब द्वारा लिया गया है तबलीगी जमात को लेकर, उसका विरोध किया जा रहा है इसी वजह से। और समर्थन उन्होंने कभी आतंकवाद
या आतंकवाद की गतिविधियों का नहीं किया है। और इसके उलट 1990 में जब जिहाद के नाम पर आतंकवाद शुरू हुआ था तो तबलीगी जमात ने इसे जिहाद नहीं बल्कि सबसे बड़ी फसाद बताया था। तबलीगी जमात की पहल पर ही कई मुस्लिम संगठनों ने आतंकवाद को गैर इस्लामिक करार देने वाला पहला सामूहिक फतवा भी जारी किया था। तबलीगी जमात की स्थापना की जब हम बात करते हैं, ये 1926 में एक सुधारवादी धार्मिक आंदोलन के तौर पर हुई थी और मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी ने इसकी शुरुआत की थी। और ये धार्मिक आंदोलन इस्लाम की देवबंदी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित है और उससे इंस्पायर्ड भी है। और मौलाना मोहम्मद इलियास यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले के कांदला गांव में 1303 हिजरी यानी कि 1885 से लेकर 1886 में पैदा हुए थे। और कांदला गांव में पैदा होने की वजह से ही उनके नाम में कांधलवी भी लगता है। और देवबंद से जुड़े तमाम मौलाना अपने नाम में अपने पैदा होने की जगह का नाम बड़े फख्र से जोड़ते हैं। ये एक पुराना आप ट्रेंड कह सकते हैं और आज भी ये जारी है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। जमात जो एक शब्द है वो उर्दू का ही है और इस शब्द का मतलब है किसी एक खास मकसद से इकट्ठा होने वाले लोगों का समूह, यानी कि ग्रुप। तबलीगी जमात के संबंध में जब हम बात कर रहे हैं आज, तो यहाँ पर जमात ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है जो कुछ दिनों के लिए खुद को पूरी तरीके से तबलीगी मिशन को समर्पित कर देते हैं और इस दौरान उनका अपने घर, कारोबार, सगे संबंधियों से कोई संबंध ही नहीं होता है। वो गांव-गांव जाते हैं, शहर-शहर जाते हैं, घर-घर जाकर मुसलमानों के बीच इस्लाम की बुनियादी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। इस्लामी शिक्षा के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सीखने और सिखाने का दौर चलता है और जमात से जुड़े लोग बाकी लोगों से अपने साथ जुड़ने का आग्रह भी करते हैं। इस तरीके से उनके घूमने को गश्त भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर जमात के नियम भी जान लेते हैं। इनका नियम क्या होता है? जमात का दरअसल एक मुखिया होता है, उसे अमीर जमात कहा जाता है और गश्त के बाद यानी कि वो प्रचार प्रसार करने के बाद का जो समय होता है उसका इस्तेमाल वो लोग नमाज और कुरान की तिलावत और जिक्र यानी कि प्रवचन में करते हैं। और जमात से जुड़ने का एक नियम ये है कि हर साथी महीने में कम से कम 3 दिन, 3 महीने में 10 दिन, साल में 40 दिन और अपनी पूरी जिंदगी में 4 महीने तबलीगी जमात के मिशन को मैंडेटरी रूप से देगा, यानी कि अनिवार्य रूप से उसे देना ही है। और बाकी लोग जो हैं वो एक निश्चित समय के लिए इससे जुड़ते हैं। कई लोग 3 दिन के लिए, कोई 40 दिन के लिए और कोई 4 महीने के लिए भी, तो कोई साल भर के लिए भी इसमें शामिल होते हैं। इस ड्यूरेशन के समाप्त होने के बाद ही वो अपने अपने घरों को लौटते हैं और रोजाना के कामों में लगते हैं। और सबसे खास बात आपको यहाँ पर ये बता दें कि जमात में जाने वाले लोग अपना खर्च खुद उठाते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं और ना ही इसके लिए वो चंदा मांगते हैं, यानी कि चंदा करते हैं। हम यहाँ पर नियमों की बात कर रहे थे। कुछ बहुत ही अहम 6 उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं उनके, और वो इसे 6 सिफात कहते हैं और 6 नंबर भी इसे कहा जाता है। पहला जो उनका एक उसूल है वो है मुकम्मल ईमान, यानी कि पूरी तरीके से अल्लाह पर यकीन करना। दूसरा, दिन में 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना और इल्मो ज़िक्र यानी कि धर्म से संबंधित बातें करना और इकराम मुस्लिम यानी कि मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करना और मदद करना। और इखलास ए नियत यानी कि नियत को साफ रखना। और तबलीग और दवत यानी कि मुसलमानों को इस्लामी उसूलों के हिसाब से जिंदगी गुजारने के लिए प्रचार करना, जिसका जिक्र हमने अभी अभी किया। और गैर मुसलमानों को इस्लाम में शामिल होने की दावत देना। अब दरअसल आम मुसलमानों में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को सीधा सादा या फिर दकियानूसी ख्याल का ही माना जाता है, जो आज जो हम कह रहे थे ना कि एक सोच बन चुकी है उनको लेकर। तो यही वो सोच है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि इनको बहुत ही ज्यादा दकियानूसी ख्याल का माना जाता है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय मुसलमान रोजे नमाज की
तमीज सीखने के लिए जमात से जुड़ते हैं। सो इनका जोर जो होता है वो कहीं ना कहीं सादगी से जिंदगी गुजारने पर होता है। और यही वजह भी है कि सऊदी अरब में अल अहबाब की तबलीग पर प्रतिबंध वाली खबरों को भारतीय तबलीग से जोड़कर उसे आतंक का दरवाजा बताया जाना आम मुसलमानों को आज अखर रहा है। सो इसके लिए तबलीगी जमात से असहमति रखने वाले संगठन भी आज उसके साथ खड़े हैं और ये लगातार बड़ा विरोध जो है आज जताया जा रहा है। अब आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें कि सबसे पहले एक दकियानुसी सोच वाला जो इसे कहा जाता है और इनके जो नियम हैं उनका भी हमने जिक्र किया है। शायद कुछ छूट गया हो, आप उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी सोच को हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि तबलीगी जमात, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं उस वक्त भी ये चर्चाओं में आया जब कोरोना का वक्त था और इन्हें हिरासत में भी लिया गया था और हर तरफ भारत में भी इसको लेकर चर्चा थी। तबलीगी जमात ने कोरोना को जो है वो और फैलाने में बहुत मदद की है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और भी कई जो आरोप हैं उस वक्त लगे थे, लेकिन कुछ उनमें से झूठे तो कुछ सच्चे भी थे। और उसके बाद तबलीगी जमात के जो से जुड़े तमाम जो बड़े कहें उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके जो बुद्धिजीवी हैं वो सामने आए थे और इसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया भी। लेकिन फिर भी एक कहीं ना एक धारणा जो है वो उनके लिए बन चुकी है और शायद दुनिया के बाकी कंट्री में भी इसको लेकर जो धारणा है वो थोड़ी सी अलग है। सो माना जा रहा है कि आज जब सऊदी अरब का ये बड़ा फैसला आया है, सो इनका एक बार फिर से ये कहना रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक वाला फैसला है। हम इससे काफ़ी हैरान हैं। इसे आतंक का प्रवेश द्वार कहना पहले तो सही नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब तबलीगी जमात आतंक से जुड़ी हर गतिविधि का बहुत विरोध करता है और इसका साथ कभी नहीं देता है, इसको समर्थन उन्होंने कभी दिया नहीं है। सो सबसे पहले तो इसे आतंक का एंट्री गेट कहना ही गलत है। दूसरा कहें कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, हम इसे पूर्णतः प्रतिबंध भी नहीं कह सकते हैं कि सऊदी अरब ने ये प्रतिबंध लगाया है। हाँ, आप इसे कहें एक स्ट्रिक्ट हिदायत कह सकते हैं जिसके तहत वो कहते हैं कि जाइए लोगों के बीच में बताइए कि तबलीगी जमात क्या है और ये समाज के लिए खतरा है। समाज के लिए क्यों खतरा है वो बताया नहीं गया है, क्यों उसे आतंक का एंट्री गेट कहा गया है ये भी नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, वो एक आम धारणा जिसका हम आज जिक्र बार बार कर रहे हैं, जो तबलीगी जमात से आज जुड़ चुकी है, सो उसी के तहत ही ये जो हिदायतें हैं वो सऊदी अरब ने अपने फैसले के अंदर रखी हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या इस संगठन को लेकर आपको लगता है कि जागरूकता फैलाए जाने की जरूरत है। ये जो आम धारणा तबलीगी जमात को लेकर बन चुकी है, ये धारणा क्या है आपकी नजर में और इसे किस तरीके से बदले जाने की जरूरत है। आपको ये फैसला सही लगता है या गलत? विद रीजन अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें।